फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्षोभ मंडल के ध्रुवीय क्षेत्र पर एक्सटेंशन के बारे में, विस्तार के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है कि पृथ्वी का जो सबसे निचली सतह है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है, निचली जो लेयर है, उस लेयर का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है ध्रुवीय क्षेत्र में, वह कम होता है अपेक्षाकृत विषुवत रेखीय क्षेत्र के, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में जो ट्रोपोस्फेयर का विस्तार है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पोलर रीजन। जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी की जो पोल है, जो ध्रुव है, उस क्षेत्र में जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर का जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार है वह कम होता है रिलेटिव टू द एक्सटेंशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट या नियर इक्वेटर। मतलब विषुवत रेखा के नीचे अर्थात इक्वेटर के करीब में जो एक्सटेंशन होगा क्षोभ मंडल का वह ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक्सटेंशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर नियर पोलर रीजन। अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र के करीब में जो एक्सटेंशन होगा, जो विस्तार होगा, उसके अपेक्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा होगा। अब ऐसा होता क्यों है, ये प्रश्न जो है आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, खासकर वैसे एग्जामिनेशंस जिसमें कि ऑफिसर्स ग्रेड का एग्जामिनेशंस होता है, उसमें पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें फैक्ट्स केवल नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि फैक्ट्स के अलावा रीज़न भी पूछे जाते हैं, कारण भी दिए जाते हैं। उसमें स्टेटमेंट दे दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट में से पूछेंगे कि कौन सा जो है बातें सही है, या फिर मेंस में जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो उसमें जो है आपको लिखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। या मेंस में आपके जो आंसर्स होंगे, उस आंसर्स में जो लॉजिक है, जो रीज़न है, जो इसके पीछे कॉज है, उस कॉज को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो इसमें जो है कहता है कि द ट्रोपोस्फेयर एट द पोल्स टिपिकली एक्सटेंडेड एन अल्टीट्यूड्स ऑफ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स कंपेयर टू 10 to 15 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर। जो ट्रोपोस्फेयर का जो एक्सटेंशन है वह 7 से 8 किलोमीटर औसतन माना गया है पोलर रीजन के क्षेत्र में, और 10 से 15 किलोमीटर जो है एवरेज जो है ये आपका है वह इक्वेटोरियल रीजन में या विषुवतीय क्षेत्र के पास। अब इस पर जो इसके फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स को आप जो समझेंगे कि क्या क्या इसका फैक्टर्स है, जो जिस फैक्टर के कारण ये बातें होती है। पहला जो है वो है सोलर रेडिएशन, दूसरा जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, तीसरा जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और चौथा जो है वो है पोलर वॉर्टेक्स। चौथा जो है पोलर वॉर्टेक्स है। ये 4 कारण हैं। इन 4 कारणों के कारण जो है जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो एक्सटेंशन है ट्रोपोस्फेयर का वह कम है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र में। पहला जो है सोलर रेडिएशंस है। इस पर मेन जो फैक्टर्स है वो यही है, सोलर रेडिएशंस। और जो फैक्टर्स है वो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स है, वो एक्सिलरी फैक्टर कह सकते हैं, सहायक फैक्टर्स कह सकते हैं। मेन जो फैक्टर है वो है आपका सोलर रेडिएशन। इस पर मैं विशेष रूप से फोकस देता हूँ। अब सोलर रेडिएशंस क्या है? जो सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है वह वर्टिकली जो है प्रकाश, जो सनलाइट जो वर्टिकली रेज फॉल होती है वह कहाँ कहाँ होती है? जो हमारा अर्थ है अपने जो एक्सिस है उस एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है, और इस झुके हुए जो अपने एक्सिस पर है और ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। इस ड्यूरेशंस में जो उसका वर्टिकल रेज का जो मूवमेंट होता है
वह विषुवत रेखा से, जिसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से जाएंगे कर्क रेखा पर, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लौट के जाएंगे आपको विषुवत रेखा पर, और फिर विषुवत रेखा से लौट करके विषुवत रेखा से फिर चले जाएंगे वो मकर रेखा पर, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लौट करके वापस फिर कहाँ आएंगे, वो आएंगे इक्वेटर पर अर्थात विषुवत रेखा पर। ये साइकिल जो है चलते रहता है सन के वर्टिकल रेज रेडिएशंस का, कि सूरज से जो आने वाली जो किरणें हैं और उन किरणों का जो ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ा खड़ी जो पड़ता है, वो जो है ये जो 3 रेखाएं हैं, इन 3 रेखाएं पर रोटेट करते रहती है, सर्कुलेट होते रहती है, मूव करते रहती है। तो पृथ्वी के जो रीजन, जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं के बीच का जो रीजन्स है, विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच में, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस बीच के जो प्रत्येक जगह जो है एक बार कम से कम उसको वर्टिकल सनरेज से, मतलब ऊर्ध्वाधर या लंबवत सूर्य की जो किरण है उससे उसका फेस होगा। लेकिन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पोल की ओर जाएंगे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है उससे हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर को जाएंगे, तो हमको जो है फेस करने के लिए, वर्टिकल रेज को फेस करने के लिए हमें नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सन का रेज। वैसे ही जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाते हैं और वहाँ से फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, सॉदर्न पोल की तरफ जाएंगे, तो उसमें भी जो है आपको कभी सूरज की वर्टिकल रेज नहीं उसको फेस करना पड़ेगा। अर्थात आपका ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जो कोई समय नहीं होगा, कोई क्षण नहीं होगा कि जो आपकी शेडोज नहीं बने। लेकिन विषुवत रेखा पर 2 दिन ऐसे होते हैं जब कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो साल में 2 दिन ऐसे होंगे जिसके एक दिन उसकी छाया क्या होंगे, एक दिन उसकी छाया जो है बिल्कुल नहीं बनेंगे। वैसे कर्क रेखा पर एक दिन छाया जो है बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पे एक एक दिन, लेकिन शेष इसके बीच में जितने भी होंगे साल में 2 दिन ऐसे मिलेंगे उसको। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 2 दिन ऐसे लोगों को मिलेंगे जिस दिन क्या होंगे कि उसको अपना छाया शेडोज नहीं उसको मिलेगा। लेकिन कर्क रेखा पर 1 दिन, मकर रेखा पर 1 दिन, विषुवत रेखा पर 2 दिन, क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की जो रीजन है इस क्षेत्र में जो है 2 बार ऐसा करने को मिलता है। तो जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपका जो हाइट है वहां पर जो वर्टिकल रे हाइट कम है, इसलिए वहां पर वर्टिकल रेज सन का जो है कभी नहीं पड़ता है। वहां पर जब भी पड़ेगा स्लेंट तिरछी पड़ेंगे। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा सीधी, जैसे सूरज ऊपर में या ऐसे पड़ गया, इस पर खड़ा करें, और स्लेंट मतलब तिरछा, ऐसे तिरछा। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं छत पर, तो उसमें क्या होता है स्लेंट लेडर लगाते हैं, सीढ़ी पर जो रहता है उसमें स्लेंट तिरछा रहता है और उस तिरछा पर से हम लोग चढ़ते हैं। उसी प्रकार सूरज की जो रोशनी होती है जो ध्रुवीय क्षेत्र पर होती है वो तिरछी पड़ती है, और जब सूरज दक्षिणायन होती है तो उत्तरी ध्रुव में जो है लाइट की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब सूरज उत्तरायण होगी तब जो है दक्षिणी ध्रुव पर लाइट की मात्रा कम हो जाएगी। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर जो है चूंकि वर्टिकल रेज नहीं पड़ता है, एयर में वो टेम्परेचर हॉटनेस नहीं आ पाता है, उसमें काइनेटिक्स एनर्जी नहीं आ पाता है जिससे कि वो और ऊंचाई तक ऊपर उड़ सके हवा का कण। तो ऐसी परिस्थिति में जो सोलर रेडिएशंस है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ट्रोपोस्फेयर के एक्सटेंशन में, ध्रुवीय क्षेत्र में और विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो इक्वेटोरियल रीजन्स है उसमें बहुत ऊंचाई तक जाएगी कंपेयर टू पोलर रीजन की अपेक्षा में, और पोलर रीजन में कम जाएगा क्योंकि वो स्लेंट हाइट पता है। तो जो मेन जो उसका जो फैक्टर्स है वो है सोलर रेडिएशंस। कहता है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं, इसका स्टेटमेंट लाइन जो है, द पोल्स रिसीव्स लेस डायरेक्ट सनलाइट कंपेयर टू द इक्वेटर। जो पोल है
वह कम रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट को कंपेयर टू द इक्वेटर, विषुवत रेखा के सापेक्ष में। कहता है सनलाइट स्ट्राइकिंग द पोल्स इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया एंड एट मोर ऑब्लिक एंगल। जो सनलाइट है वो स्ट्राइक जो करता है पोल पर, वो स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया में फैला हुआ, एंड एट ए मोर ऑब्लिक एंगल, और वो जो पाए जाते हैं वो तिरछे एंगल से, ज़्यादा ऑब्लिक एंगल से जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, लीडिंग टू लेस हीटिंग द सरफेस। और जो है जो पृथ्वी की जो सतह है उस सतह को, मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र की जो सतह है उस सतह को कम वो गर्म कर पाते हैं। जब सतह कम गर्म हो पाएगी तो उस वहाँ सतह के करीब की जो हवा है, मैंने बताया था कि जो ट्रोपोस्फेयर का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है, बहुत बढ़िया से उस पर एक्सप्लेन किया हूँ। तो जो ट्रोपोस्फेयर का जो निचली लेयर्स है वहीं से हीट जो वार्म होता है, जिसके कारण आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में घटता है। किसका? ट्रोपोस्फेयर में मौजूद एयर का। तो इसलिए कहता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की घटती है। और यही जो लैप्स रेट ऑफ हीट जो है, जिसके कारण एयर मोलिकुल्स जो जो ऊपर की ओर जाती है वो क्या होता है, कंडेंस होती है, ठंडा होती है, और उससे जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर नियर द पोल इज कोल्डर कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन। जिसका परिणाम होता है कि जो पोलर रीजन्स का जो टेम्परेचर्स है वो कम होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन्स। उसके बाद दूसरा जो चीज़ें हैं वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स का तात्पर्य होता है, जैसे कि आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो जो मैथमेटिक्स में जो स्लोप है आप पढ़ते हैं, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, या dy/dx को स्लोप कहते हैं, इसी को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उसको लिए ये चीज़ें आसानी से मैथमेटिकल भाषा में इसको समझते हैं कि dy/dx ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस में जब पढ़ेंगे, और टेन थीटा जिसको कहते हैं ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री में कहेंगे, और ये इसको स्लोप भी कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, कहते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पोल्स, जो पोल्स और इक्वेटर के बीच के जो टेम्परेचर का जो अंतर है ये थर्मल ग्रेडियंट्स, और ये क्या करता है, थर्मल ग्रेडियंट्स करता है, मतलब थर्मल स्लोप। जैसे आप पुल पर जब चढ़ते हैं तो उसमें भी ग्रेडियंट, तो उसमें भी स्लोप होता है, ढालें होती है। तो ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसके ढाल के बारे में कह रहा है। कहता है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर क्रिएट्स ए थर्मल ग्रेडियंट्स। जो टेम्परेचर जो डिफरेंसेस है किसके बीच में, पोल और इक्वेटर के बीच में, ये थर्मल डिफरेंस जो थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट करता है इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ पर? वायुमंडल में। कोल्ड एयर नियर द पोल, जो कोल्ड एयर जो पोल के करीब होता है, इज डेंसर, वो क्या होते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, एंड टेंड्स टू सिंक, और उसकी जो टेंडेंसी होती है सिंक करने की होती है, कंप्रेसिंग द ट्रोपोस्फेयर, और वो यही कंप्रेस करता है ट्रोपोस्फेयर को टू लोअर लेटीट्यूड्स, कम लोअर अल्टीट्यूड, मतलब कम से कम हाइट पर जो है इसको कंप्रेस करता है। इन कंट्रास्ट वार्म एयर, और इसके विपरीत में वार्म एयर जो है नियर इक्वेटर राइज, वो ज़्यादा ऊपर उठती है, एक्सपेंडिंग द ट्रोपोस्फेयर वर्टिकली, और ट्रोपोस्फेयर वर्टिकली जो है एक्सटेंड करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वार्म एयर होते हैं वो ज़्यादा ऊपर की ओर जाएंगे कंपेयर टू द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर में सिंकिंग टेंडेंसी होगा, जबकि वार्म एयर में एक्सपेंशन टेंडेंसी होगा, क्योंकि जो एयर मोलिकुल्स होते हैं वो जब एनर्जी को प्राप्त करेंगे तो एनर्जी को प्राप्त करने के बाद उसकी जो काइनेटिक्स एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी जो रैंडम मोशंस है वो भी बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो दूर तक जाएंगे। जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे वो सिंक करता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उसके बाद है फिर पोलर वर्टेक्स। ये जो है रीजन्स है, जो कॉजेज है जिसके कारण जो है जो पोलर रीजन्स में जो होते हैं वो कम एक्सटेंशन होते हैं, कम विस्तार है, कम अल्टीट्यूड्स तक या हाइट तक जो है फैला हुआ है क्षोभ मंडल पोल के पास, अर्थात ध्रुव के पास।
कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द कोरियोलिस इफेक्ट इंड्यूस द अर्थ रोटेशंस। जो कोरियोलिस इफेक्ट जो होते हैं अर्थ के रोटेशन के, जो पृथ्वी है इस तरह से जो घूमती है, तो अर्थ के रोटेशंस के कारण जो है, इस रोटेशंस के कारण भी जो है लेस एक्सटेंशन है ट्रोपोस्फेयर का एट पोल कंपेयर टू इक्वेटर। मतलब ध्रुव पर जो पोल का जो क्षोभ मंडल का जो विस्तार है जो पोल पर या ध्रुव पर, वो कम है कंपेयर टू, तुलनात्मक जो है विषुवत रेखा पर जो एक्सटेंशन है उसके अपेक्षा में। तो इसमें जो है ना एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है ये भी काम करता है, और इसमें जो है ना कोरियोलिस इफेक्ट, तो कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे जो यूट्यूब का चैनल में जो प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियो देखेंगे तो उस पर मैं स्पेशल जो है प्लानेटरी मोशन पर मैंने बनाया हूँ, और उसमें जो परमानेंट विंड है उस पर मैं विशेष रूप से डायग्राम टाइप से जो है स्क्रीन पर, टीवी पर स्क्रीन से पर मैंने शेयर करके बनाया है। तो ये भी है। उसको फिर पोलर वोर्टेक्स जो है ये भी जो है इसके कॉजेज है। इस कॉजेज के कारण जो है जो इक्वेटोरियल रीजन पर जो एक्सटेंशन है ट्रोपोस्फेयर का वो ज़्यादा फैला हुआ है कंपेयर टू पोलर रीजन, या पोलर रीजन में कम है कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन। धन्यवाद। जो मेरा वीडियो था मैंने आप लोगों को आसानी से सरल भाषा में बताने की कोशिश की। अब कुछ किताबें, कुछ बुक्स पढ़ें और उसके बाद फिर जो अपना नोट्स बेहतर बनाएं, ताकि आप कोई भी कमीशंस में हो या कोई भी कंपटीशन में हो या कोई भी एकेडमी में आप अगर हों या सीखने की टेंडेंसी से हों, तो आपको इसकी मदद से जो है आप उसको एनालाइज करें। उसके बाद फिर अपने से फिर उसमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को डालें और भी कंसेप्ट्स को डेवलप करें। चूँकि कोई भी चीज़ का जब आपके कंसेप्ट्स बेहतर हो जाएंगे तो फिर बहुत बेहतर ढंग से आप मेंस भी लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चंस है वो भी बेहतर बना सकते हैं, और जनरल कंपटीशन में भी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेटिव जो बात है वो भी जो पूछेंगे वो आसानी से आप बना सकते हैं। धन्यवाद।